हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लास लेवल ऑन एचआरएम। आज हमारी आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर जैसे कि जो बच्चों का कोर्स चल रहा था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लेके आए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2015, 2019, 2025 के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे। तो अगर आप प्लीज, मैं श्योर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कम से कम 80% क्वेश्चन यहाँ से ट्रैप हो सकते हैं तो प्लीज आप 120 क्वेश्चंस को करिए। देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। और एक बार अपना आपका सेल्फ चेक मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो मैं जितना हो सकता है उतना इस पेपर को डिकोड करो देन और सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे 120 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। उसके बेसिस पे हमारे जिसमें आपका कंप्यूटर भी रहेगा, नेशनल पेंशन स्कीम भी रहेंगी, देन सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन भी है, आपका इंडस्ट्री रिलेशन भी है और आपका वेजेस है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको और रेलवे से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको अलग से 20 क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दूंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये हमारा सिलेबस था। ठीक है, इंडस्ट्री रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटेड टू वेज, लॉ लेजिस्लेशन अफेक्टेड कंडीशन ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, न्यू पेंशन स्कीम। जैसे कि जो हमारा बैच चला है उन बच्चों को पता होगी कि ये आज हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आज से हमारी चलेगी प्रैक्टिस। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अंडर द सेक्शन 2N ऑफ द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि देखो, मैंने जितना हमने पेपर को एनालिसिस किया हमें उससे पता चल रहा है वो क्या बोल रहा है कि वो आपका सेक्शंस पूछता है या डेफिनेशंस पूछता है। मतलब इस तरीके की आपको पूरा जो एक्ट है ना आपको डिटेल में स्टडी करना है, पहली बात। तो उन्होंने बोला कि अच्छा डेफिनेशन बताओ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। तो हम एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं। इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग ऑफ पोस्टल टेलीग्राफ टेलीफोन सर्विस, एनी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी गुड। देखो ये तो होगा नहीं। पब्लिक यूटिलिटी जिनके बिना आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, जिनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, ये वो कंपनी है। कोई भी प्राइवेट ओन सॉफ्टवेयर कंपनी ये भी नहीं है। एनी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय लेस देन 10%। देखो अगर आपको एक्चुअल में नहीं पता तो आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर सकते हो। तो सेक्शन 2N हमारा क्या कहता है, कोई भी इंडस्ट्री जो प्रोवाइड है, पोस्टल है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन सर्विसेज है, ठीक है, और ये जो हमारे लाइट है, वाटर सप्लाई इंडस्ट्री है, ये सारी हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहलाएंगी। तो रेलवे का हो गया। ठीक है, रेलवे भी हमारे किसके अंदर आता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर आती है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन करो या फिर आपको पढ़ो, लेकिन आपको अपना पैटर्न को करेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी है तो प्लीज तुक्का ना लगाएं, प्रॉपर पढ़ के जाएं। अभी आपके पास 4 दिन है। Then come to the question number 2. Match the following labor law with their spending years. देखो कभी कभी क्या होता है, वो लेबर लॉ की ईयर के साथ पूछ लेता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप अगर आपको पता हो तो ट्रेड यूनियन एक्ट हमारा कहाँ है, 1926। अच्छा 1926 क्या है, ए का 3 कहीं लग रहा है। अभी ए तो दोनों होंगे नहीं। ठीक है, अब आपके पास ए और सी का ऑप्शन बचा। देन मिनिमम वेजेस एक्ट होता है हमारा 1948। बी का टू का है हमारा, बी का 2 है। देन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमारा कौन सा है, सी। ठीक है, तो 1965 में आया। और देन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी हमारा 1972 में आया। तो इस तरीके से भी आपको जो जितने भी आपने लॉ पढ़े हैं उनका ईयर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा सही है, ए। ठीक है, then come to the question number 3. According to Payment of Wages Act 1936, it an establishment employing less than 1000%, wage must be paid before the expiry of the day. उन्होंने बोला कि अगर कोई भी आपकी कंपनी में है ना 1000% से अगर कम है तो आपको कितने एक्सपायरी डेज के पहले आपको वेजेस देना पड़ेगा। तो अगर याद रखिएगा, अगर आपके लेस देन 1000 है तो आपको 7 डे ऑफ फॉलोइंग मंथ देना पड़ेगा। अगर आपके मोर देन 1000 है तो आपको 10th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ देना पड़ेगा। तो यस, आपका बी आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ग्रांट इम्यूनिटी टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक्ट सिविल सूट्स इन सर्टेन केसेस। तो अब उन्होंने क्या बोला, कौन सा ट्रेड यूनियन सेक्शन है जो इम्यूनिटी देता है। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में आ रहा है, जिससे अगर आपने तीनों पेपर मेरा देखा होगा, तीनों पेपर का एनालिसिस, तो आपको पता होगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन डिकोड होते हैं। तो अब कौन सा सेक्शन कहता है, ये हमारा सेक्शन 18 बोलता है। ठीक है, सेक्शन 18 क्या कहता है कि ये हमें कौन सा प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी सिविल सूट से, सिविल प्रोसीडिंग के। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 है इसका।
Then come to the question number 5. Under the Industry Employment Standing Order Act 1946, what is the exact time limit within which an employer must submit draft standing order the certified officer after the act become applicable? मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि यही अब आप उसने सीधा सा बोला कि क्या एग्जैक्ट टाइम लिमिट है। सपोज करो मुझे अपना कंपनी स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो ये मेरा तो मैं किसको कितने दिन के अंदर अपना जो कॉपी है ड्राफ्ट सबमिट करूंगी सर्टिफाइड ऑफिसर को, तो जब से फिर वो क्या हो जाएगा एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है विद इन 6 मंथ के अंदर, ठीक है। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट में एग्जैक्ट टाइम लिमिट क्या है आपकी 6 मंथ है। तो अंडर अगर सेक्शन 3 पढ़ा होगा तो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट एम्प्लॉय मस्ट सबमिट अ ड्राफ्ट विद इन द 6 मंथ डेट एक्ट बिकम एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। तो 6 महीने के अंदर आपने करना है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग authority under the Industry Dispute Act 3 primary function: वर्क कमिटी, कंसलेशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। अभी ये इसका पूछा है कि इसी कौन किसका वर्क है। तो अगर मैं बात करती हूँ वर्क कमेटी की, तो वर्क कमेटी क्या करता है, याद रखना वर्क कमेटी कभी वेजेस के बारे में नहीं होता, वो क्या देखता है आपका अमेनिटी एंड गुड रिलेशन देखता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्क कमिटी। देन कंसलेशन ऑफिसर की बात करूं मैं, तो कंसलेशन ऑफिसर है हमारा बी। अभी ये क्या देखता है, ये हमारा देखता है प्रमोटिंग सेटलमेंट। देखो कंसलेशन कैसी है, सेटलमेंट इंडस्ट्री डिस्प्यूटमेंट की प्रोसीजर है, तो ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी कि ये आपस में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है वो सेटलमेंट हो जाए। तो कंसलेशन ऑफिसर बी का 3। एंड लेबर कोर्ट की बात करूं तो लेबर कोर्ट हमारा क्या देखता है, अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, लेबर कोर्ट देखता है मैटर स्पेसिफाइड द सेकंड शेड्यूल। अगर आपको पता हो तो आपको पता है लेबर कोर्ट हमारा सेकंड शेड्यूल है, नेशनल ट्रिब्यूनल हमारा थर्ड शेड्यूल है, ठीक है। देन नेशनल ट्रिब्यूनल को क्या देखता है, हमारे नेशनल इंपोर्टेंस को देखता है। अगर कोई इंपोर्टेंस है या मोर देन वन स्टेट किसी से इफेक्ट हो रहे हैं तो ये हमारा प्रोसेस देखता है। तो ये सब हम मान के करें A2 का 2 B3 C4 D1, यस बी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। Then come to the question number 7. As per the Minimum Wages Act 1948, the appropriate government shall review the minimum rate wage such an interval not exceed. तो आपने बोला कि जो आपने मिनिमम वेजेस रेट का फिक्स करते हो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितने साल से ज्यादा उसको वो नहीं कर सकती रिव्यू। तो एक्सीडिंग 5 साल से ज्यादा, आपको 5 साल अगर हो जाएगा तो फिर आपको वो क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस 5 ईयर है, वो कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू मिनिमम रेट ऑफ वेज इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, ठीक है। 5 साल से ज्यादा नहीं, 5 साल अगर हो जाए तो वो उसे रिव्यू कर लेना चाहिए। Then come to the question number 8. According to Payment of Bonus Act 1965, what is the maximum percentage of bonus that can be paid to the employee in accounting year? तो अब उन्होंने क्या बोला कि कौन, पहले इस पे देख लो कि बोनस क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस है जो हम एम्प्लॉय को देते हैं। तो मैंने आपको बताया 20% से ज्यादा नहीं दे सकते, मिनिमम आपका 8.33 है और मैक्सिमम आपका 20% है, ठीक है। तो यस 8.33 सैलरी ऑफ वेजेस एंड मैक्सिमम बोनस लिमिट इज कैप्ड एट द 20%। Then come to the question number 9. Which section of Payment of Gratuity Act 1972 explicitly define continuous services? तो कौन से इसमें से सेक्शन है जो continuous services को डिफाइन कर रहा है? तो यस हमारा कौन सा है, सेक्शन 2A है। वो बोलता है कि कंटिन्यूस सर्विस क्या होती है, जो कि क्रुशियल है, कैलकुलेटिंग 5 ईयर एलिजिबल। प्लीज बच्चों अगर आपको 5 साल अगर आपने कंटिन्यूस सर्विस करी है तो आपको एलिजिबल हो आप ग्रेचुटी एक्ट के लिए। Then come to the question number 10. Under the Industry Dispute Act 1947, any person employed in a public utility service cannot go on strike in breach of contract without giving notice to the employer within how many weeks before the strike. अब ये सिंपल क्या कह रहा है कि अगर हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ तो इन्होंने बोला कि पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज में, ठीक है, तो वो अगर वो नहीं स्ट्राइक पे जा सकती अगर उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है विदाउट गिविंग नोटिस टू एम्प्लॉय, तो कितने दिन से पहले वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकती, ये पूछ रहा है इसे। तो आपको जैसे कि पता हो वो 6 वीक का होता है, ठीक है। तो यस हमारा ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में बिना 6 वीक का नोटिस दिए हुए वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, ओके। अब देखो 6 वीक है तो 6 वीक की ये विंडो हो गई, उसको पहले 6 वीक का नोटिस देना पड़ेगा और विद इन 14 डे, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। 14 दिन के बाद ही जो हमारा 6 वीक में बचता है बस वहां पे कर सकते हैं, मतलब 4 वीक के अंदर ही आपको स्ट्राइक कर सकते हो। तो यही हमारी एक पूरी विंडो है इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट की। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936
प्रोविजन करेंटली अप्लाई टू एम्प्लॉय वोज वेज नॉट एक्सीडिंग। तो आपको पता है पेमेंट वेजेस के अंदर अब हमारे कितना हो गया 24,000 पर मंथ हो गई। ठीक है, पहले क्या थी 2017 के अमेंडमेंट से पहले 18,000 थी, लेकिन अब हमारा और ज्यादा इसमें एम्प्लॉय इंक्लूड हो गए। अब ये क्या कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रहा है, तो 2017 के अंदर आएगा कि जिन एम्प्लॉय का 24,000 पर मंथ है वो हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आएंगे। कम है जिनका, ठीक है 23,999 अगर है तो आ जाएगा, 30,999 अगर भी है तो भी आएगा, 24,000 से ऊपर है तो नहीं। Then come to the question number 12. In a mine below the ground, employees continue service for 1 year if they work for not less than. तो अगर मैं बात करूं उसकी, तो आपको पता है कि ये जो हमारा ये है कि उन्होंने बोला कि बिलो द ग्राउंड है तो उसे कम से कम 190 दिन काम करा होना चाहिए, और अबव द ग्राउंड है तो उसे कम से कम 240 डेज काम करना चाहिए। ठीक है, ये तो आया, लेकिन अभी आपको पता है कि हमारा जो माइंस एक्ट, जो सोशल सिक्योरिटी आया है एक्ट, जो मतलब OSHWCB एक्ट है, जो भी मतलब कोड है, सॉरी जो भी हमारे कोडेड आए हैं, अब सारे कोड के अंदर आपको सबको 180 दिन काम करो होगा तो आपको कंटिन्यूअस सर्विस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. टू क्लोज अंडरटेकिंग विद 100+ वर्कर, हाउ मेनी डे प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन अंडर द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो अब आपने क्या बोला कि जहां पे 100+ वर्कर है तो कितने दिन पहले आपको इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट को नोटिस देना पड़ेगा। अगर कोई आपने क्लोज करना है, ठीक है क्लोजिंग करनी है, तो कितने दिन पहले करना पड़ेगा, तो यस आपको 90 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 25 वो क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय मस्ट अप्लाई फॉर द परमिशन, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी एटलीस्ट 90 डे बिफोर, अगर आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100+ वर्कर ज्यादा है तो क्लोजर के लिए। ओके, then come to the question number 14. Which section of the payment bonus act deal with the disqualification bonus on ground of misconduct? तो कौन से सेक्शन के लेवल पे जो मैं पढ़ा और कर रही हूँ इन बच्चों इसको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, तो सेक्शन 9 के अंदर है कि अगर आपने एम्प्लॉय फ्री फ्रॉम रिसीविंग बोनस इफ डिसमिसेस, अगर वो फ्रॉड माना गया, लिटिजियस बिहेवियर है, थेफ्ट है, सबटोज ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो हमारा माना जाएगा। अब एक और आ गया सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस आ गया, अगर आपने नए कोड के अकॉर्डिंग अगर आपने सेक्सुअल हरासमेंट के केस में पाए गए तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। Then come to the question number 15. Claim for the payment for less than a minimum wages must be presented to authority with how many months? तो yes, तो आपको इसको पता है ये हमारी है 6 मंथ। तो अगर आपको किसी को लगता है कि मुझे उन्होंने मिनिमम वेजेस नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको 6 मंथ के अंदर उसको अपील क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ का टाइम है मिनिमम वेजेस एक्ट का। Then come to the question number 16. Under the Factory Act 1948, a canteen is mandatory if number of worker under ordinary employees more than. तो अगर जहां तक कि फैक्ट्री एक्ट की बात आई तो फैक्ट्री एक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि जहां पे 250 से ज्यादा वर्कर होंगे, ठीक है, वहां पे आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, अगर मैं माइंस एक्ट की बात करूं तो माइंस एक्ट में कितना है 100। ओके, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17. अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 व्हाट इज द करेंट अमाउंट पेबल फॉर द फंडल एक्सपेंसेस इफ एन एम्प्लॉय डाई। तो यस, अब हमारा कितना हो गया, करंट अमाउंट की बात करूँ तो जो 2020 के बाद अब हमारा ये हो गया 15,000। ठीक है, तो यस इन्होंने बोला कि 2020 में पहले हमारा 5,000 था, अब ये कितना हो गया 15,000 हो गया। Then come to the question number 18. Under the Maternity Benefit Act 1961, how much leave with the wages allowed in case of marriage? Miscarriage. तो आपको पता है मिसकैरेज का केस है तो आपको कम से कम 6 वीक का मिलेगा। ठीक है, 6 वीक फॉलोइंग द डे ऑफ मिसकैरेज। Then come to the question number 19. Under the Employee Provident Fund Act 1952, the employer contribution toward the Employee Deposit Link Insurance Scheme is कितना है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसका तो 0 रहता है। ठीक है, पहले तो आपको ये याद रखना है, जो उनका है वो उनका कितना है 0.50 कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यस वेज टूवर्ड द डू नॉट कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉई हमारा इसमें 0 रहता है, तो प्लीज इसको भी नोट करना है क्योंकि ये हमारी स्कीम के अंदर भी आ गए एज वेल एज। Then come to the question number 20. What is the maximum duration for which sickness benefit can be claimed under the ESI in any 2 consecutive benefit period? तो अब उन्होंने बोला कि maximum duration आप sickness benefit का claim कर सकते हो 2 consecutive benefit period में, तो वो क्या है maximum। ठीक है, इससे वो पूछा क्या maximum है, तो yes हमारा है 91
डेज का। तो यस उन्होंने बोला कि पर्सन इन टाइटल है सिकनेस बेनिफिट लेने का मैक्सिमम 91 डे इनटू कंजुकेटिव बेनिफिट पीरियड। Then come to the question number 21. To apply for the trade union registration, the minimum number of member must be 7 or at least. तो उन्होंने बोला ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन का एक तो हो गया कि आपको 7 मेंबर चाहिए, और दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन 10% ऑफ वर्कर और 100 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यस आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Then come to the question number 22. The Industry Employee Standing Order Act 1946 applies to every industry establishment employee. अब उन्होंने क्या बोला कि कहाँ पे इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट फॉलो होता है। तो सारे बच्चों को पता है जहाँ पे 100 या उससे ज्यादा वर्कर होंगे वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट होगा। लेकिन नया कोड की अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री रिलेशन कोड की, तो अभी 100 से कितना हो गया है, अभी ये 300 हो गया है। ठीक है, एक चीज एक्सेप्शन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कम करना चाहे तो कर सकती है, पर उसे नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। Then comes the question number 23. Under the section 9C of Industry Dispute Act, what is the maximum number of member in a grievance redressal committee? तो अब देखो मैंने उसको बोला है कि मैक्सिमम कितना है। तो अगर आपको पता हो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो आपको पता है 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको जनरली पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू न्यू कोड, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 मेंबर की जगह 10 मेंबर हो गया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, जैसे क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहा है उसको प्रॉपर पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर है। इक्वल नंबर रिप्रेजेंटेटिव होंगे एम्प्लॉयर के वर्कमैन को, जो कि 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और एक वीमेन का भी प्रोपोर्शन के बेसिस पे वीमेन का भी कंपलसरी है। Then come to the question number 24. Under the RTI Act 2005, a public information officer must normally provide information within how many days? तो जैसे ही मैंने आपको RTI Act पढ़ाया तो आपको पता है 30 दिन के अंदर जो हमारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। ठीक है, मैंडेट है कि उसको रिजेक्ट या तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, या जो रिजेक्ट रिक्वेस्ट विद इन 30 डे रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, उसको 30 दिन का ही विंडो टाइम है। Then come to the question number 25. For the purchase of a residential house, what is the maximum partial withdrawal allowed from the NPS Tier 1? तो मैंने आपको बताया कि जब नेशनल पेंशन स्कीम बताई थी, तो यस अगर आपको कोई परचेज करना है, कोई घर खरीद करना है, तो आप मैक्स टू मैक्स कितना विड्रॉ कर सकते हो, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यस 25% कर सकते हो, और याद रखना अपने कंट्रीब्यूशन का ही करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो हमारी गवर्नमेंट भी दे रही है उसका नहीं करना, जो अपना कंट्रीब्यूशन किया है तो आप पहले से ही पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो अपने कंट्रीब्यूशन का 25%। तो सब्सक्राइबर कैन पार्शियली विड्रॉ अप टू द 25% ऑन कंट्रीब्यूशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। लाइक आज उसने होम का बोल दिया, फिर कल वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आपसे वो हायर एजुकेशन पूछ लेगा, मैरिज पूछ लेगा। ठीक है, तो इन सबका 25% है। Then question number 26. In MS Office application like a Word or Excel, which function key is shortcut as a save as? तो उसने आपसे आप बोला सेव एज करना हो, तो यस हमारा F12 है। ठीक है, तो जो F12 है वो यूनिवर्सल शॉर्टकट है टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। Then come to the question number 27. A premises is a factory under the section 2M if 20 plus worker work without the power. How many with power? अब इन्होंने बोल दिया कि अगर सपोज करो 20 प्लस वर्कर है, ठीक है, विदाउट द पावर, तो ये तो आपको पता है 20 प्लस वर्कर है, लेकिन अब उसने पूछा हाउ मेनी विद द पावर, अगर पावर होगी तो कितने होंगे, तो यस 10 होंगे। ठीक है, विद द पावर हमारे जो है 10 है, विदाउट द एड ऑफ पावर हमारा 20 है। अगर आपको नहीं OSSWC के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो इसको डबल कर दिया गया है, 20 की जगह 40 कर दिया, 10 की जगह 20 कर दिया। ठीक है, Then come to the question number 28. क्या कह रहा है, अंडर द माइंस एक्ट 1952 फॉर द वर्कर बिलो द ग्राउंड एनुअल लीव विद द वेजेस अर्न एट द रेट ऑफ 1 डे ऑफ एवरी। तो आपको पता है अगर बिलो द ग्राउंड अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको कितना का 15 दिन में एक छुट्टी मिल रही है। ठीक है, अगर अबव द ग्राउंड है तो 20 डे ऑफ वर्क है। तो यस ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। Then come to the question number 29. Under the Payment of Wages Act, what is the maximum deduction limit include cooperative society? अब देखो पेमेंट वेजेस में उन्होंने बोला कि मैक्सिमम आप कितना लिमिट को डिडक्ट कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल लिया है। तो यस हम कितना कर सकते हैं, हम 75%
कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो सेक्शन 7 क्या कहता है, टोटल डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 75% वेयर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर केसेस में हमारा 50% है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप 75% से ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अदर का पूछा जाता तो आपका 50% था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द करंट मैक्सिमम सीलिंग ऑफ द पेमेंट ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो आपको पता है आप करंट कितनी हो गई, 20 लैक्स हो गई, ठीक है। तो अगर पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट के अंदर 20 लैक्स है और 2018 में हमारा ये कितना था, 10 लैक्स थी, ओके। तो इस तरीके से देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 31, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 अ क्रेच फैसिलिटी मैंडेटरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय एट लीस्ट हाउ मेनी एम्प्लॉय। अब क्रेच फैसिलिटी की बात करी गई है तो उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट के एक्ट के अंदर बताया गया अगर 50 एम्प्लॉय हैं तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है। तो सेक्शन 11A ने मैंडेट किया है कि क्रेच फैसिलिटी देनी है 50 और मोर एम्प्लॉय, और आप एक दिन में 4 बार विजिट कर सकते हो स्क्रैच में। अच्छा, फैक्ट्री एक्ट की आ जाए तो याद रखना जहाँ पे 30 वीमेन है वहां पे फैक्ट्री एक्ट हमारा लागू होता है, वहां पे क्रेचेस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर OSSWC कोड की बात आ जाए तो वहां पे आपको ये है कि टोटल 50 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो आपको क्रेचेस फैसिलिटी मिल जाएगी, उसमें जेंडर बेसिस पे नहीं है। Then come to the question number 32. Under the Employee Compensation Act 1923, what is the minimum amount of compensation payable in case of death resulting from the injury? तो अब इन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछ लिया कि अगर सपोज करो कि मिनिमम अमाउंट आप कितना दोगे अगर किसी इंजरी के कारण किसी की डेथ हो गई, तो याद रखना मिनिमम अमाउंट जो हमारा है वो 1,20,000, ठीक है। परमानेंट अगर टोटल डिसप्लेसमेंट हो गया तो 140 है। तो आप ये मत सोचना कि अगर किसी की डेथ होगी तो उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, उसको 1,20,000 मिनिमम मिलेगा और परमानेंट को मिनिमम 140 मिलेगा, क्योंकि वो जिंदा है बेचारा लेकिन काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। और ये रिलेवेंट फैक्टर के बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। Then come to the question number 33. What is the current statutory wage ceiling per month for the mandatory coverage or employee under the Employee Provident Fund Act 1952? तो आपको पता है 15,000 है, ठीक है। हमारा 15,000 है और ESI का याद रखना, देखो कैसे याद कर सकते हो, 50,000 हमारा PF का और जो भी हमारी पेंशन स्कीम है उनका 50,000 है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, क्योंकि वो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ESI का हमारा कितना है 21,000 है, ठीक है। एंड पेमेंट वेजेस एक्ट का 24,000 है सीलिंग, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। Then come to the question number 34. Under the ESI Act 1948, what is the current rate of the employer contribution as a percentage of wages? तो उन्होंने ESI Act के अंदर एम्प्लॉय का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है ना, ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है। तो आपको पता है कितना करता है, 3.25 करता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि जुलाई में इसका कितना होगा, पहले याद रखिएगा जुलाई 2019 से ESI कंट्रीब्यूशन रेट हो गई 3.25 और एम्प्लॉय की हो गई हमारी 0.75, मतलब टोटल 4% कंट्रीब्यूट करते हैं ESI में, जिसमें सिर्फ 0.75 हमारा एम्प्लॉय करता है और अदर हमारा 3.25 हमारा एम्प्लॉय करता है। तो इस तरीके से Then come to the question number 35. क्या कह रहा है, to be eligible for the bonus under the Payment of Bonus Act 1965, an employee must have worked in the establishment for not less than, उन्होंने बोला कि आप बोनस एक्ट, क्योंकि देखो ये सबसे बच्चे इसमें अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होना लाजमी है। तो उन्होंने बोला कि कितने दिन तक उसे काम करना होगा, तो यस 30 वर्किंग डे होने चाहिए अकाउंटिंग ईयर में, तो वो क्या है, एलिजिबल है। कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 8 कहता है। Then come to the question number 36. Under the section 9A of Industry Dispute Act 1947, how many day notice must be an employer give before making a change to the condition of services? तो अगर आपको पता है इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर पता है कितने दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा और कंडीशन ऑफ सर्विस उसको चेंज करनी है, तो यस उसको कितना देना पड़ेगा, 21 डे का नोटिस देना पड़ेगा। और ये कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, ये हमारा 4th शेड्यूल के अंदर आता है। तो जितने भी इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में आप सारे शेड्यूल पढ़ के जाना है, जैसे फर्स्ट में आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो गया, सेकंड में लेबर कोड हो गया, थर्ड में इंडस्ट्री टर्मिनल हो गया, फोर्थ में नोटिस ऑफ चेंज हो गया और 5 में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो गए। ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है।
Then come to the question number 37. Which section of the Trade Union Act 1926 allow registered trade union to constitute a separate fund of political purpose? कौन से सेक्शन के अंदर? तो आप सबको पता है ये हमारा जो है सेक्शन 16 हमारा क्या कहता है कि यस हम एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड कर रहे हैं और ये हमारा वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 15 हमारा किसके बारे में बात करता है? जनरल फंड के बारे में बताता है कि हमें कहाँ कहाँ ट्रेड यूनियन में इसे स्पेंड करना है, ठीक है। Then come to the question number 38. Under the Industry Employee Standing Order Act, certified standing order cannot normally be modified for how many months from the date they come into operation. तो अब इन्होंने क्या बोला कि कितने दिन, तो आपको पता है जैसे ही वो ऑपरेशन में आएगा तो 6 मंथ तक आप उसे मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ या फिर आपका एम्प्लॉयर वर्कमैन का आपस में अग्रीमेंट है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप 6 मंथ तक मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो। Then come to the question number 39. Under the Factory Act 1948, women are strictly prohibited from the working in any factory except between the hours of. तो मतलब ये क्वेश्चन सीधा ये कह रहा है कि कितने से कितने हमें काम करती हैं वुमेन, इसमें ये बता दो। तो यस अगर आपको पता हो तो हम 6 AM to 7 PM काम करती हैं, ठीक है, ये हमारा है between hours। तो याद रखना उन्होंने नो women shall be required or allowed work in any factory except between 6 AM to 7 PM। अब देखो आपको यहाँ पे क्या कंफ्यूज कर सकता है 7 A 6 PM, ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। Then come to the question number 40. क्या कह रहा है? According to Mines Act 1952, what is the absolute minimum age of person to be employed in mine? तो कहना क्या एज है, तो जितना भी हमने पढ़ा है ना सेक्शन 40 आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने कि माइंस एक्ट में आपको 18 साल से नीचे पर्सन को काम करना अलाउड ही नहीं है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को छोड़ के। तो माइंस एक्ट का नो पर्सन बिलो द 18 ईयर ऑफ एज शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ। तो ठीक है, ये हो गया हमारा 18 ईयर। Then come to the question number 41. Under the Right to Information Act 2005, if the requested information concern the life or liberty of person, it must be provided within the। तो अब हम कहाँ गए? RTI एक्ट के बेसिस पे आ गए। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी की लाइफ का सवाल है, अगर किसी की लिबर्टी की, वैसे तो 30 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन फिर आपको इन्फॉर्मेशन कितने दिन के अंदर प्रोवाइड करानी है? 48 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। Then come to the question number 42. Under the RTI Act, what is the time limit for the filing a second appeal to the Central Information Commission against the decision of first appellate authority? तो yes 90 days का टाइम लिमिट होता है, ठीक है। अगर आपने सपोज करो पहले आपने क्या किया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को किया, लेकिन फिर आपको लगा कि आप उसने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी, आप या सेटिस्फाइड, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, लेकिन उसके बाद भी फिर आप सेकंड अपील कहाँ करते हो? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास करते हो। तो जो हमारे सेकंड अपील है वो विद इन 90 डे, जिस डे से आपका डिसीजन एक्चुअली रिसीव हुआ है इन्फॉर्मेशन, विद इन 90 डे के अंदर आप उसमें अपील कर सकते हो, टाइम लिमिट है। Then come to the question number 43. In the national pension system, what is the mandatory lock-in period for the tier second account? तो मैंने आपको बताया mandatory, इसने क्या पूछा? लॉकिंग पीरियड पूछा है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखो 3 ईयर 5 ईयर तो कुछ है नहीं, ये टिल द एज ऑफ 16 हमारा किसका था? टायर 1 का था, ठीक है। टायर 1 का आपका फिक्स है लॉकिंग पीरियड, लेकिन आपका जो टायर सेकंड है उसका कोई भी नो लॉकिंग पीरियड नहीं होता, ठीक है। तो यस पेंशन अकाउंट विड्रॉ कर सकते हो। टायर 1 में मैंडेटरी पेंशन अकाउंट है, उसमें विड्रॉ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया 25% ऑन कंट्रीब्यूशन का कर सकते हो। टायर सेकंड आपका वॉलंटरी सेविंग अकाउंट है, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। Then come to the question number 44. What is the maximum entry age to join national pension system as per the revised pension fund regulatory development authority guideline? तो कितना है आपका? yes अगर हमने देखा तो 70 years है, ठीक है, मैक्सिमम एंट्री एज। ओके तो याद रखना एंट्री एज एनपीएस इंक्रीज, पहले 65 थी, अब उसको 70 ईयर कर दिया। कोई भी सिटीजन है इंडिया का वो 18 से 70 ईयर्स के बीच में न्यू पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। Then come to the question number 45. In MS Word, which keyword shortcut is used to insert manual page break? अभी ये कैसा क्वेश्चन पूछा है? दो कंप्यूटर के बेसिक ही हैं, आपको शॉर्टकट की पढ़नी है, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, देन आपको जनरेशन पढ़नी है, ठीक है, और आपको मेमोरी पढ़नी है। इतना आप पढ़ के चले जाना बेसिक्स को। तो अभी ये कौन सा है? यस कंट्रोल प्लस एंटर करना है, तो आपको मैनुअल पेज को ब्रेक कर सकते हो। तो कंट्रोल एंटर फोर्स करता है स्टार्ट अ न्यू पेज, और जो शिफ्ट एंटर है वो करता है लिंक द ब्रेक विदाउट द स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। ये लिंक करता है और ये आपका
स्टार्ट करता है न्यू पेज से, ठीक है। तो ये मैनुअल पेज ब्रेक का काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द वॉलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर। तो आपको पता हो कि वॉलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है, हमारी होती है ये कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये जो हमारी है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, और इसके बेसिस पे ही वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, जैसे आपने पावर ऑफ करी आपका सारा डेटा क्या हो गया, इरेज हो गया। जैसी पावर ऑन करी फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा। देन रीड ओनली मेमोरी क्या है, हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क एंड सॉलिड एसएसडी है, ये हमारे क्या है, स्टोरेज डेटा है, सेकेंडरी स्टोरेज डेटा है, ठीक है। तो रैम क्या है, वॉलेटाइल है कि जैसे ही आपकी लाइट ऑफ हुई, जैसे आपका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। एंड स्टोरेज डिवाइस आर नॉन वॉलेटाइल, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, आउट ऑफ 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अंडर द ईपीएफ, हाउ मच परसेंट डायरेक्ट टुवर्ड द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो मैंने आपको जैसे बताया कि देखो हमारा कैसे करता है, हमारा फ्रैक्शन में करता है। 12% हमारा कौन देता है, एम्प्लॉय देता है, ठीक है। 12% हमारा एम्प्लॉय देगा, उसका डायरेक्ट पीएफ अकाउंट में जाएगा। देन 12% में एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है उसमें से दो जगह बढ़ जाता है। पहला तो आपका 8.33 कहाँ जाएगा, आपका जाएगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और 3.67 आप जाएगा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। तो यस 12% स्प्लिट हो गया। तो अब इसने पूछा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना जाता है, तो अब आपको पता है 8.33% जाता है, ठीक है। Then come to the question number 8. Under the Maternity Benefit Act, women returning to work is entitled to how many nursing break as per the until the child reach 15 year of age. तो अगर उन्होंने बताया सपोज कोई मैटरनिटी बेनिफिट के बाद अगर विमेन रिटर्न होके आती है तो उसको कितना नर्सिंग ब्रेक मिलेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है आपको, जब तक उसका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता। तो यस हम दो बार नर्सिंग ब्रेक देते हैं, और याद रखिएगा, और एडिशनल रेगुलर रेस्ट इंटरवल, ओके। तो 2 नर्सिंग ब्रेक है जो कि हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है, और आपका 15 मिनट्स इसका टाइमिंग है, ओके। Then come to the question number 49. For the seasonal establishment, gratuity is payable at the rate of how many day wage for the each season work. देखो नॉन सीजनल के लिए तो आपका फिक्स है 15/26 इंटू कितना आपने ईयर ऑफ सर्विसेज किया, एवरेज है ना, ये है हमारा नॉन सीजनल के लिए। अगर मैं सीजनल की बात करूं तो ये हमारा 7 डे का है, ओके। 15 डे हमारा ईयर पर सर्विसेज होता है, और सीजन एस्टेब्लिशमेंट के लिए 7 डे वेज फॉर सीजन हम कंसीडर करते हैं। Then come to the question number 50. Under the Industry Dispute Act 1947, the term industry is defined under which section? अब इंडस्ट्री हमारे कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है, ये इसने पूछा। तो यस ये है हमारा सेक्शन नंबर 2J, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री बोली है, याद रखिएगा। जो 2K है वो हमारा इंडस्ट्री डिस्प्यूट है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2S हमारा वर्कमैन है क्योंकि छोटा है, और 200 हमारा रिट्रेचमेंट है, ओके। ये इतनी सी बेसिक सी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 51. Under the Industry Dispute Act 1947, unfair labor practices by the employer and workmen are listed in which schedule? तो आपको पता है unfair labor practices हमारी कौन सी है, 5th शेड्यूल में। सेकंड में हमारा लेबर कोड है, थर्ड में हमारा इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल है, और फोर्थ में हमारा नोटिस ऑफ चेंज है, ठीक है। Then come to the question number 52. Provision related to hazardous process are added to Factory Act 1948 under the chapter, कौन से चैप्टर में ऐड किया है। तो अगर आपने इसको पढ़ा हो तो ये हमारा चैप्टर 4A है। अगर देखो हमारा चैप्टर 3 में कौन सी आती थी, 11 to 20 क्या आते थे हमारे, हेल्थ प्रोविजन। जितना भी अगर आपने पढ़ा है तो चैप्टर 3 में हमारा हेल्थ प्रोविजन आता है, ठीक है। 20 to 40 हमारा चैप्टर 4 में हमारा क्या आता है, हमारा सेफ्टी प्रोविजन आते हैं, ठीक है। और चैप्टर 4A हमारा जब 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जब ये चैप्टर 4 हमारा जाडिस प्रोसेस के लिए ऐड हुआ, जो कि 41A के साथ ही जी तक है। देन हमारा चैप्टर 5 में कौन से आते हैं, वेलफेयर आते हैं, ठीक है। तो यस चैप्टर 4 में A to H आता है जाडिस प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 53. अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट, पर्सन हु हैज अटेंड व्हाट एज कैन बिकम अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर आपको पता है कि कोई भी पर्सन जिसने 15 ईयर की एज कंप्लीट कर ली है वो हमारा मेंबर हो सकता है, लेकिन ऑफिस बियर के लिए उसको 18 ईयर चाहिए, ठीक है, ये याद रखना।
Then come to the question number 54. Under the Payment of Wages Act 1936, the total amount of fine imposed on employed person shall not exceed what percentage of their wages. तो उसने बोला कि टोटल अमाउंट फाइन आप इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो. तो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते? 3%. ठीक है, 3% से ज्यादा आप उस पर फाइन डिडक्ट नहीं कर सकते हो. टोटल फाइन कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेज पीरियड. Then come to the question number 55. In the Payment of Gratuity Act 1972, how is the 15-day wages of piece rate employee calculated? तो अभी हमने खुद अभी देखा, ठीक है, अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने नॉन सीजनल के बेसिस पे देख लिया. तो सीजनल के बेसिस पे तो हमारा 7 डे का था. अब उन्होंने बोला 15 डे वेजेज है वो हमारा कैसे डिनोमिनेटर क्या होगा मंथ का, अगर हम पीस रेट इंप्लॉय का कैलकुलेट करते हैं तो याद रखना 26 ही होता है, क्योंकि 4 हमारे संडे होते हैं, इसमें से ये हमारा रिमूव हो जाता है. तो डेली वेज कैलकुलेट करो, डिवाइड द लास्ट ऑफ मंथली वेजेस बाई 26 हम वर्किंग डे कंसिडर कर सकते हैं. मंथली डेटेड इंप्लॉय और डेली वेजेस जो भी कर रहे हो आपको 26 के ही बेसिस पे करोगे. Then come to the question number 56. Under the Maternity Benefit Act 1961, what is the amount of medical bonus an employer must pay if no prenatal and postnatal care is provided free of charge? तो अब उन्होंने बोला कि अगर मैटरनिटी बेनिफिट अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपको उनको प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर नहीं दी है तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता है आपको कितना है 3500 देना पड़ेगा. ठीक है, प्लीज इससे कंफ्यूजन मत होना, पहले स्टार्टिंग में 1000 से स्टार्ट हुआ था लेकिन अब 3500 है हमारा. Then come to the question number 57. Under the employee pension scheme, the central government also contribute to the pension fund. What is the rate of this contribution? तो अब मैंने फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पे आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है. अगर आपको पता हो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में क्या है हमारी वो है वो 8.33 देगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है हमारी 1.16% ऑफ वेजेस. तो प्लीज याद रखिएगा बेसिक वेजेस अप टू द वेज सीलिंग ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन फंड एंड 1.16% बेसिक वेजेस का देगी. Then come to the question number 58. Which section of Right to Information Act 2005 especially deal with the exemption from disclosure of information? तो अगर ये हमने पढ़ा तो सेक्शन 8 है. देखो ये क्वेश्चन पूछा है इसने, PBIQ में भी आया है कि डिस्क्लोजर हम इंफॉर्मेशन में कौन से सेक्शन में हमने एग्जेम्पशन दे रखा है कि वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो सेक्शन 8 हमारा कहता है जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो, ट्रेड सीक्रेट्स हो, तो वहां पे हम इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट कर रखा है कि वहां पे हमें शेयर नहीं करनी. क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? अंडर द इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट व्हाट इज द सब्सटेंसेस अलाउंस पेबल टू द सस्पेंडेड वर्कमैन फॉर द फर्स्ट 90 डे. तो यस अगर आपने पढ़ा हो तो फर्स्ट 90 डेज के लिए हम उन्हें कितना देते हैं 50% देते हैं. ठीक है, अगर अबव द 90 डेज हो जाए और उसमें वर्क करके कोई गलती ना हो तो आपको कितना देना पड़ेगा? तो आपको 75% देना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ने क्या बोला? फर्स्ट 90 डे. अरे बोलता आफ्टर 90 डे तो योर आंसर होता 75%. तो आपका ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. ठीक है, then come to the question number 60. Under the Employee Compensation Act 1923, no compensation is payable for the temporary disablement if the injury does not disable टू द वर्कमैन मोर देन कितने दिन के अंदर. अगर सपोज करो कंपनसेशन कर रहा है, किन इंसान को कंपनसेशन नहीं मिलेगा? अगर उनकी 3 दिन से ज्यादा इंजरी अगर नहीं है तो उनको क्या मिलेगा? कंपनसेशन नहीं मिलता. 3 दिन से अगर लेस है. ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है कंपनसेशन को अगर टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी लास्ट फॉर 3 डे और लेस. अगर 3 दिन से ज्यादा हो रही है तो फिर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा. Then come to the question number 61. If a subscriber exists the national pension system before the age of 60, what minimum percentage of corpus must be used to purchase an annuity? तो मैंने आपको बताया था ये क्या है. अगर सपोज करो देखो 60 एज हमारी लॉक होती है. ठीक है, 60 एज के बाद आप क्या कर सकते हो उसमें से अमाउंट निकाल सकते हो 60% देन 40% आपका एन्युटी परचेज में होता है. अगर 60 एज से पहले आप एग्जिट करके जा रहे हो तो आपको कितना एन्युटी परचेज एन्युटी मिनिमम परसेंट कितना होगा? 80%. सिर्फ आप 20% ही लमसम अमाउंट निकाल सकते हो. ठीक है, तो यस है. तो अगर बिफोर 60 ईयर है तो 30 जो 80% है वो अकुमुलेट मतलब जब को जमा हुआ जो पैसा है ना वो हमारे बाय यूनिटी का परचेज का होता है कि जब आप ना कोई इंश्योरेंस खरीदते हो जिससे आपको मंथली पेंशन मिलती है तो 80% आपका उसमें रहेगा, सिर्फ 20% आप निकाल सकते हो. तो ये कौन सा वाला था? ये टायर 1 वाला हमारा था रेशियो जिसमें हमें टैक्सेशन जो टैक्स होता है उससे हमें बेनिफिट मिलता है. लेकिन याद रखना इसके लिए 60 ईयर तक इसका में पैसा हमारा लॉक रहता है.
Then come to the question number 62. Under which section of Income Tax Act can be individual claim an additional exclusive deduction of ₹50,000 for the NPS contribution? कि कौन से सेक्शन में हम और एडिशनल एक्सक्लूसिव डिडक्शन कर सकते हैं? तो यस, हमारा कौन सा है? 80CC(D)(1)(B) के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कह रहा है कि यस, आपको 50,000 का एनपीएस टाइप 1 में कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा और इसकी ओवर एंड अबव कितना है? 1.5 लाख लिमिट है। ठीक है, तो यस, ये 80C के अंदर आता है। ओके, then come to the question number 63. What is the maximum number of hour an adult worker can be required for allowed to the work in factory in any week under the factory act? तो आपको पता है कि हम कितना 48 आवर्स हमारा अलाउड होता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, 48 आवर और आपका एक दिन में 8 घंटे आपका अलाउड है और मैक्स टू मैक्स 9 आवर्स पर डे कर सकते हो। Then come to the question number 64. Under the Minimum Wages Act 1948, if the worker work beyond the normal hours, overtime must be paid. तो अगर beyond the normal working hours से कर रहा है तो आपको उसको पता है twice of ordinary rate देना पड़ेगा। ठीक है, तो yes, rate fix है, तो जनरली twice of ordinary rate of wages है। Then come to the question number 65. The Chief Information Commissioner hold the office for prescribed term. Is the CIC eligible for reappointment? याद रखना, नहीं reappointment होता। पहला तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार आप हो गए, अगर एक बार आपका टर्म कंप्लीट हो गया तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो नो, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होस्ट सच अ टर्म प्रिस्क्राइब बट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो ये वाला हमारा सी हमारा सही आंसर है। Then come to the question number 66. क्या कह रहा है? In computer basics network, what does URL stand for? अभी URL की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आई होप आप जितने भी नेट के बच्चे हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये क्या है? एड्रेस देता है यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब के बेसिस पर। Then come to the question number 67. Which of the following is standard keyboard shortcut undo action in most software application? तो undo आपको पता है कैसे करते हैं? हम कंट्रोल जेड से करेंगे और कंट्रोल बाई से क्या करेंगे? रीडू करेंगे। ठीक है, तो यस, कंट्रोल जेड यूनिवर्सल शॉर्टकट है undo के लिए, कंट्रोल बाई रीडू है, और कंट्रोल फॉर यू आपको पता है अंडरलाइन के लिए। ठीक है, और कंट्रोल एक्स हमारा कट के लिए। तो ये हमारे बेसिक शॉर्ट की आपको पढ़ने हैं। Then come to the 68. Under the Mines Act 1952, the employment of women in any part of mine which is the below ground. तो उन्होंने बोला कि अगर हम सपोज करो कि माइंस एक्ट की बात कर रहे हैं 1952 के अंदर, तो वुमेन्स जो बिलो द ग्राउंड में कहाँ अलाउड है? अलाउड विच द डबल पे? नो। अलाउड एनी मैनेजर रोल्स? नो। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। याद रखना, बिलो द ग्राउंड हमारी वुमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो आपको ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, अब द ग्राउंड वो अलाउड है, वो भी 6 AM to 7 PM के बीच में, और 11 आवर्स का आपका रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन 69 हमारा क्या कह रहा है? अंडर द सेक्शन 33 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रेड यूनियन मेंबर कैन बी रिकॉग्नाइज एज ए प्रोटेक्ट वर्कमैन? तो अब इसने क्या बोला? 1%। याद रखना, पर 1% जो होता है वो हमारा रिकॉग्नाइज करता है, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 100। ठीक है, इतने हमारे प्रोटेक्टेड वर्कमैन एज ए रिकॉग्नाइज होते हैं ट्रेड यूनियन के अंदर। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 70. If an employee salary is ₹50,000, bonus payable under the payment of bonus act will be calculated as the maximum wages. अब इसने क्या बोला कि अगर आपकी सैलरी सपोज करो 50,000 है, तो पेमेंट बोनस एक्ट में आप मैक्सिमम वेजेस जो कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेसिस पे? तो किसके बेसिस पे हम मैक्सिमम वेजेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, याद रखना 7,000 पे करते हैं। ठीक है, तो याद ये बोला सैलरी अगर आपकी 7,000 पर मंथ से ज्यादा है तो बोनस कैलकुलेट आपका सैलरी 7,000 मिनिमम वेजेज होगा, जो भी हायर होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, 7,000 के बेसिस पे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 71. अंडर द सेक्शन 25F ऑफ द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947, रिट्रेसमेंट कंपनसेशन इज इक्विवेलेंट हाउ मेनी डे एवरेज पे ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज? अब इसने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो कितने का है? याद रखना है 15 डे एवरेज पे का है। ठीक है, तो ये तो अगर आपको पता है कि सेक्शन 25 के अगर रिट्रेसमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको 15 डे ऑफ एवरेज पे, जितना उसने कंप्लीट ईयर कंटिन्यूअस सर्विस आपके यहाँ करी है। ठीक है, एक्सेस ऑफ 6 मंथ के बाद।
Then come to the question number 72. According to the Trade Union Act 1926, what is the minimum age required for a person to the office bear? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ट्रेड यूनियन के अंदर आपको कितने ऑफिस वेयर की जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में ऑफिस वेयर चलते हैं उनकी कब कितनी एज होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है 18 ईयर है, देखो ट्रेड यूनियन का मेंबर तो आप बन सकते हो 15 साल होने के बाद, लेकिन अगर आपको उसका ऑफिसियस बेरियर जो होते हैं पर्सन, उसके लिए आपको कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है। Then come to the question number 73. Does the Industry Employees Standing Order Act 1946 imply to employee who is employed in managerial or administrative capacity? तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो एम्प्लॉय हमारा मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है, ठीक है, तो क्या वो वर्कमैन माना जाएगा? तो याद रखना नॉट, इट ओनली अप्लाई टू द वर्कमैन, याद रखना वर्कमैन के लिए है। तो यस, इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टैंडर्ड अप्लाई किस पे होता है? जो हमारे फ्लीएफटी के मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पे नहीं होता, ये हमारा सिर्फ वर्कमैन पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो वर्कमैन जो हमारी इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो उसके बेसिस पर सारा मैनेजरियल इंडस्ट्री जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज में एक्सक्लूडेड होते हैं। Then come to the question number 74. Under the Factory Act 1948, the appointment of safety officer is mandatory if the number of worker ordinary employed. तो अगर उन्होंने बोला कि जब फैक्ट्री एक्ट की बात करूँ 1948 में, तो सेफ्टी ऑफिसर हम कब मैंडेटरी अपॉइंट करते हैं? तो यस, अगर आपकी कंपनी में 1000 या उससे ज्यादा वर्कर होते हैं तो आपको मैंडेटरी है अपॉइंट करना। और वेलफेयर ऑफिसर के साथ कंफ्यूज मत होना, ये हमारा सेक्शन 40B कह रहा है, और सेक्शन 49 हमारा क्या कहता है कि अगर आपकी कंपनी में 500 से ज्यादा वर्कर है तो आपको क्या चाहिए? वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। Then come to the question number 75. In the committee appointed under the Minimum Wages Act 1948, independent person shall not exceed what proportion of the total member of member. तो उन्होंने बोला कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करूं तो कितने लोगों से ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होने चाहिए। ये इसका सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। shall not be टोटल नंबर ऑफ मेंबर, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यस, 1/3 है। ठीक है, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके जो आउटसाइड इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो हमारा क्या कहता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन हमारे 1/3 ऑफ टोटल मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। Then come to the question number 76. Under the Payment of Wages Act, establishment employee 1000 or more person, wage must be before the expiry of date. अब उसने बोला 1000 उससे ज्यादा, तो याद रखना 10th एक्सपायरी ऑफ 10th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ है। अगर 1000 से कम होता तो 7 डे होता। तो योर आंसर शुड बी अ सी। Okay. Then come to the question number 76. According to the Payment of Bonus Act 1965, the employer must pay the bonus within how many months from the close of accounting years. तो आपको पता हो तो यस, इसमें 8 मंथ है। ये इकलौता हमारा पूरा लेबर लेजिस्लेशन में एक ऐसा है जहां पे 8 महीने कुछ है। तो अगर आपको कुछ अनइवन सा भी लगे तो आप टिक कर देना कि जब से आपकी अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुई है उसके विदिन आपको 8 मंथ से विदिन आपको उसको बोनस दे देना चाहिए। ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर 8 मंथ है जब से आपकी क्लोजिंग अकाउंट ईयर हुई है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 78. क्या कह रहा है हमारा? अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, if the employee is terminated for the act of causing damage, loss of employee property, their gratuity. अब इसने क्या बोला? देखो, इज होल फोर्टिफाइड नहीं। अब यार उसने अगर सपोज कर आपका लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का, तो आपको कंप्लीटली तो उसको नहीं डिडक्ट कर सकते। इज फोर्टिफाइड टू एक्सटेंड द डैमेज, जितना आपका डैमेज लॉस हुआ उसके प्रोपोर्शन को डिडक्ट करके उसको बोनस दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका है। ओके। और ऑप्शन बी यही कह रहा है कि अगर आपका जितना डैमेज और लॉस हुआ उतना आप उस पर कर दो, देन आपको उसका ग्रेच्युटी मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आप किसी वॉलेंट बिहेवियर या मोरल ट्रिप्टीट्यूड में, तो आपका पूरा ग्रेच्युटी मतलब नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं हो, आप डिसक्वालिफाइड हो जाओगे। ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 79. क्या कह रहा है? अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, व्हेन मस्ट बी मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ प्रीसीडिंग द एक्सपेक्टेड डिलीवरी टू बी पेड। तो अब इसने एक सिंपल सा पूछा है कि अगर आपको, ठीक है, अंडर मैटरनिटी व्हेन मस्ट बी मैटरनिटी बेनिफिट, आपको कब मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा जो भी आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी भी पेड है। तो इन एडवांस अपन द प्रोटेक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी। तो यस, उन्होंने बोला है कि मैंडेट है कि जो अमाउंट है आपका पीरियड प्रीसीडिंग डेट, जब से आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, जब से आपको पेड उसमें एडवांस मिलेगा। अगर आप उसमें और उसके बेसिस पर अगर आपको प्रोवाइड करा दो प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी तो आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डिलीवरी होने के बाद नहीं है, डिलीवरी होने से पहले आपको पता है ना, 12 वीक बिफोर, 12 वीक ऑफ।
Then come to the question number 80. If an employer default in paying compensation due under the Employee Compensation Act within 1 month, they may face a penalty up to. अब उन्होंने बोला कोई employer default है तो वो compensation दे रहा है ना within 1 month के लिए, तो अगर उसने डिले कर दिया है ना, तो उसको कितना पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, ये सीधा क्वेश्चन है आपका। तो यस, उसको कितना है 50% ऑफ एरियर्स। तो ये बोला है कि अनजस्टिफाइड डिले एक्सीडिंग, आपको कोई रीजन नहीं है, आपने ऐसे डिले कर दिया तो कमिश्नर जो है आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर को देगा कि आपकी पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50% है और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 50% तो आपका एरियर का देना पड़ेगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 81. If the Employee Provident Fund Miscellaneous Provision Act 1952 is generally applicable to the factory establishing employee, तो अब Employee Provident Fund की बात करूँ तो कहाँ पे वो एप्लीकेबल होता है, तो आपको पता है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा पर्सन होते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। पर याद रखिएगा कि अगर एक बार अप्लाइड हो गया फिर वो वंस एप्लीकेबल इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। तो फैक्ट्री इंगेज इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड एम्प्लॉय 20 और मोर पर्सन, ओके, शेड्यूलिंग 1 के अंदर। Then come to the question number 82. Under the Section 3 Industry Dispute Act 1947, the appropriate government may require an employee constituted work committee if the employee, याद रखना जहां कंपनी में 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन होंगे तो सेक्शन 3 के अंदर इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। Then come to the question number 83. क्या कह रहा है क्वेश्चन 83? Under the Trade Union Act 1926, what proportion of the total number of office bearer must be person actually engaged or employed in industry? तो यस, आपको पता है नॉट लेस देन हाफ, याद रखिएगा जो भी ऑफिस बियर है तो जो भी आपकी एटलीस्ट हाफ पर्सन तो आपके उसमें इंगेज होने चाहिए किसी भी एम्प्लॉयड की इंडस्ट्री में, ठीक है। तो सेक्शन 20 बोल रहा है नॉट लेस देन हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बियर एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी पर्सन एक्चुअली इंगेज इन एम्प्लॉयड इंडस्ट्री विद द ट्रेड यूनियन कनेक्टेड, तो 50% तो आपके इसमें इंगेज होने चाहिए, ओके। Then come to the question number 84. क्या कह रहा है? Under the Mines Act 1952, no person shall be allowed to the work in a mine for more than how many day in a week. तो अब इन्होंने बोला कि अगर माइंस एक्ट की बता दूं तो एक इंसान वीक में कितने दिन के लिए अलाउड होता है, तो सबको पता है 6 डे, ठीक है, 6 डे के लिए वो अलाउड होता है, एक दिन की उसको छुट्टी होती है, उससे ज्यादा आप कंटिन्यू काम नहीं कर सकते। Then come to the question number 85. Under the RTI Act 2005, what is the penalty imposed on public information officer for delaying information without the renewable? कोई रिन्यूएबल कोई नहीं है, वो जानबूझ के आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो कितना पेनल्टी है याद रखिएगा, 20 रुपीज टू 50 रुपीज पर डे, मैक्सिमम रुपीज 25,000, ये आपको लगा सकते हैं पेनल्टी, ठीक है। Then come to the question number 86. In the national pension system, what is the default life cycle fund for the private sector subscriber if no active choice is made? तो अब इन्होंने बोला कि न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम आया है तो डिफॉल्ट लाइफ साइकिल फंड जो प्राइवेट सेक्टर है अगर कोई भी एक्टिव चॉइस नहीं है तो कौन सा है, SC75, SC50, SC25 एक्टिव चॉइसेस मैंडेटरी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। SC50 जो है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है, ये डिफॉल्ट चॉइस है कि इन SC50 द मैक्सिमम इक्विटी अलोकेशन 50% विच टेपर डाउन ऑन द सब्सक्राइबर एज, तो इसका इक्विटी अलोकेशन कितना है 50% का है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 87. In MS Word and Excel, which keyboard shortcut you to insert the hyperlink? अगर आपको insert hyperlink करना है तो आप क्या करोगे, Ctrl+K करोगे, ठीक है। तो ये जितने भी शॉर्टकट है मैं इतना पढ़ा रही हूँ, आप प्लीज इसको जब भी जाओ, मेरी बस एक ही है कि आप इसको स्किप नहीं करना है, आपको इसको 100% पढ़ के जाना है। तो Ctrl+K क्या है, स्टैंडर्ड ओपन टू इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग, एंड Ctrl+H क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस पे। देन Question number 88. In a computer networking, IPv4 address is composed how many bits? तो आपको पता है IPv4 कितना रखता है, 32 बिट्स को रखता है, ठीक है। IPv4 हमारा 32 बिट्स से इंटीगर है और डॉट डेसिमल नेशनल में होता है, और याद रखना IPv6 जो अभी करंट में है IPv6 वो हमारा कितना है 128 बिट का वर्जन है, ठीक है। Then come to the question number 89. Under the Payment of Wages Act, if 10 or more employed person acting in concert absent themselves without due notice, employee can deduct wages up to the maximum of. अब इन्होंने क्या बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की, तो यार रखना 8 दिन की वेजेस आप डिडक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगा कि एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया कि उन्होंने बिना नोटिस दिए वो अब्सेंट हो गए, ठीक है, तो आप कितने दिन का
8 दिन का मैक्सिमैक्स वेज कर सकते हो बिना रीजनेबल कॉजेज के थ्रू, ठीक है। Then come to the question number 90. Under the section 28 of the Factory Act 1948, every hoist and lift must be thoroughly examined by competent person at least once in every period. 6 month, 12 month, 24 month, 36 month. याद रखना 6 month के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 6 month में आपको एवरी पीरियड ऑफ 6 month में आपको ये सारे होस्ट हो गए, लिफ्ट हो गए, उनको एग्जामिन करो, जो भी कम्पिटेंट पर्सन है जो इसके बारे में नॉलेज रखता है उसके बेसिस पे। Then question number 91. Under the Payment of Wages Act 1936, the wage period fixed by employers shall not exceed. तो wage period हमारा जो फिक्स करता है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखना 1 month से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा, उससे आपका डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Then come to the question number 92. Under the Industrial Employees Standing Order Act, certified standing order must prominently posted in English and which other language. तो मैंने आपको जैसे कि आपको पता ही है कि कौन सी इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं सारी चीजें, है ना। तो उन्होंने बोला कि एक तो इंग्लिश हो गया और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होती है, तो दूसरी लैंग्वेज होती है जो सारे वर्कमैन को समझ में आए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सेक्शन 9 यही कहता है जो टेक्स्ट है आपका इंग्लिश पे उस पे है, तो आपको क्या करना है, मेजॉरिटी जो वर्कमैन है उसको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हमारी लीव पॉलिसी क्या है, हॉलीडे प्रोसीजर क्या है, कौन से टाइप के वर्कर है, डिसमिसल, डिस्चार्ज, ये सारी चीजें उसको प्रॉपर लिखा होना चाहिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है आपका, अंडर द सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ऑफ द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट अ सेटलमेंट अराइव्ड एट द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इज बाइंडिंग। सपोज करो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उसका सेटलमेंट हो गया, तो उन्होंने बोला कौन सी पार्टी इसमें बाइंडिंग है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के अंदर। ओनली द ट्रेड यूनियन लीडर, नहीं, ट्रेड यूनियन लीडर अकेला कैसे होता है। ओनली द वर्कमैन हु साइन द सेटलमेंट, नो। ऑल पार्टी टू द डिस्प्यूट इंक्लूड द फ्यूचर वर्कमैन, जितने भी पार्टी हैं जिनमें डिस्प्यूट हो रहा है और जो भी फ्यूचर वर्कमैन उसमें आएंगे वो सारे इसके लिए अग्री हैं, ठीक है। तो ये सेटलमेंट ड्यूरिंग द कंसिलिएशन अवार्ड बाई जो लेबर कोड या ट्रिब्यूनल ने दिया है वो सारी पार्टी को डिस्प्यूट को बाइंड करती है, और जितने भी पर्सन है जो एम्प्लॉयड भी होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। अच्छा, म्यूचुअल वाला अगर है, वॉलंटरी वाला, तो वो दोनों के लिए, ठीक है, सिर्फ करंट ट्रेड यूनियन और हमारा एम्प्लॉयर के लिए, तो ऐसे ही याद रखिएगा। सेक्शन क्वेश्चन 94 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल इज सेट ऑन सेट ऑफ अलोकेबल सरप्लस डिटेल इन विच सेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो कौन से सेक्शन के अंदर कह रहा है, सेक्शन 50, ठीक है। सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि ये सेट ऑन सेट ऑफ मैकेनिज्म है जो कि सरप्लस और डिफिसिट है, जैसे कि सब सेट होना है, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, अगले साल को उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, 20% देरी के बाद। देन अगर आपके पास अभी लॉस में, तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपको 8.33 तो मिनिमम देना ही है, देन अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर उससे रिकवर कर सकते हो। तो यस 4 ईयर का सक्सेडिंग टाइम होता है, 4 ईयर से ज्यादा नहीं होता, इतने 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। Then come to the question number 95. Under the Mines Act 1952, no adult person employed above the ground in mines shall be required to work for more than how many hours in any day. तो अब इसने क्या कर दिया कि अगर above the ground, ठीक है, तो वो हमारा कितने दिन घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं करेगा। तो याद रखना above the ground 9 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। 48 आवर वीक है, और above ground के लिए 9 आवर्स है, और below the ground के लिए 8 आवर्स डे है, ठीक है। Then come to the question number 96. Who serve as the ex officio chairman of the Employee State Insurance Corporation? कौन सर्व करता है? तो अगर आपने पढ़ा हो तो आप सबको बताओ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, और जो कि हमारे लेबल बनाता है, पॉलिसी डिसीजन क्रिएट करता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 97. Under the RTI Act 2005, an appeal to be first appellate authority must be preferred with how many days to receive the public information officer decision. तो आपको पता है कि अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कितने दिन के अंदर, जब से उसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का डिसीजन आया उसके विद इन 30 डे के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। और जो सेकंड है हमारी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसे 90 डेज का टाइम दे रखा है, ठीक है। Then come to the question number 98. क्या कह रहा है, which entity is the primary regulatory body for the national pension system in India? तो कौन देखता है, yes, PFRDA देखता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है जो स्टेब्लिश करी है, प्रमोट करना, रेगुलेट करना जो भी हमारे नेशनल पेंशन स्कीम है उनको प्रमोट करने के लिए।
Then come to the question number 99. In MS Excel, which function keys standard shortcut used to edit content for the selected cell? पूरी selected cell का अगर edit content करना है तो yes हम F2 प्रेस करेंगे। तो देखो F2 क्या करते हैं, सारी cell जितनी भी है सबको edit मोड में ले जाएगी, मॉडिफाइड कर सकते हो बिना overwriting existing data। ठीक है। Question number 100. Under the section 111 of the Factory Act 1948, who is penalized for the interfering with the misusing, neglecting any appliance provided for the securing health and safety? तो आप फैक्ट्री एक्ट की बात करो, कौन पेनलाइज करेगा? अगर कोई मिसयूज कर रहा है, नेग्लिगेट कर रहा है, जो भी आपको हेल्थ सेफ्टी की सिक्योरिटी दी है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो कौन किसको पेनलाइज है? यस, वर्कर। क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन ये कहता है कि वर्कर को भी इम्प्रिजमेंट 3 मंथ्स की जेल और 100 रुपीज का, अगर वो जानबूझ के सेफ्टी प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहा है, जानबूझ के वो मिस यूज कर रहा है अपनी पावर का, जानबूझ के वो अप्लायंस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं यूज कर रहा है, तो यस वर्कर को भी पेनलाइज है। Then come to the 101 questions. Which article of Indian Constitution direct state of equal pay for the equal work, both men and women? तो आपको पता है आर्टिकल 39D हमारा कहता है इक्वल पे और इक्वल, ये DPSP है, याद रखना, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है जो कि जस्टिफाइबल होता है, पेनलाइज नहीं होता। ये आप इसके बेसिस पे हमारे इंडिया में लॉ बनते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है जो इसने बोला है। Then come to the 102. Article 43A direct state of secure participation of worker in the management industry was added by constitution. कौन से अमेंडमेंट में? ये हमारा जो आर्टिकल 43 है ना, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, तो कौन से अमेंडमेंट में ये हमारा DPSP ऐड हुआ? तो कौन से अमेंडमेंट में हुआ बच्चों? ये जो अमेंडमेंट में हुआ 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 में, उस टाइम पे ये हमारा ऐड हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्री डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। Then come to the 103 questions. Which landmark Supreme Court judgment fundamentally expand the definition of industry? Section 2J of Industry Dispute Act. कौन से लैंडमार्क केसेस पे आपने इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो एक्सपेंड हो गई? तो यस, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेज ए राजप्पा। इन्होंने ट्रिपल टेस्ट दिया था कि देखो कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए तो वो ट्रिपल टेस्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर होना चाहिए और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये इसी केस से ये डेफिनेशन हमारी एक्सपेंड हुई थी। Then come to the 104 questions. In the case of Sundarmal and versus Government of Goa, the Supreme Court ruled that teachers are, तो आपको पता है 104 में ये कौन सा था? Not workmen under the Industry Dispute Act. तो yes, ये जो हमारा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि imparting education is a novel vocation, टीचर इसके अंदर नहीं आएंगे वर्कमैन के अंदर। ठीक है, तो जो ये केस आया था सुंदरबल एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? टीचर्स आर कौन है? वर्कमैन नहीं है। याद रखिएगा, टीचर हमारे वर्कमैन नहीं है। ठीक है, स्किल वर्कमैन, अनस्किल प्रोटेक्टेड, तो कि आपको पता है आप क्या करो, टीचिंग करो, तो वर्कमैन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता ये वाला। Then come to the 105. The government of India consolidate major central labor law into 4 distinct labor code. How many legacy central labor act subsume this code? तो याद रखिएगा, कहीं कहीं 44 देखा है, कहीं कहीं वो देखा है, लेकिन एक्चुअल हमारे 29 है। ठीक है, 29 है, जिसमें अगर आपको पता हो तो ये 29 हमारे 4 लेबर कोड में डिवाइड है। तो फर्स्ट हमारा इंडस्ट्री रिलेशन कोड, जिसमें 3 आते हैं आपके, एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्ट। वेज में हमारा पेमेंट मिनिमम, आपका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, और हमारा कौन सा आता है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। देन इंडस्ट्री रिलेशन का हो गया। सोशल सिक्योरिटी में हमारे 9 एक्ट आते हैं, जिसके अंदर हमने भी वर्क कंपनसेशन पढ़ा, ESI एक्ट पढ़ा, प्रोविडेंट फंड पढ़े, इतने तो हमने पढ़ लिए जो इसी एक्ट के अंदर आते हैं। OSSWC एक्ट के अंदर हमारे फैक्ट्री, माइंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सारे 13 एक्ट आते हैं ना। तो हम ऑलरेडी फैक्ट्री एक्ट और माइंस एक्ट हमने इसमें स्टडी करे, तो ये 29। Then 106 की बात करूं, अंडर द न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 थ्रेशोल्ड प्रोमाइस विद द पावर ऑफ डिफाइन। अगर आपके पास पावर, तो मैंने आपको बता दिया डबल है। देखो पावर, अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करो तो विद द पावर हमारे 10 थे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। विदाउट द एड पावर हम पे 20 थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो OSWC ने क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया। ठीक है, 10 और 20 जो हम पढ़े थे उसका डबल कर दिया। ओके, तो अब याद रखना विद द पावर है वर्कर का, तो आपको कितना हो जाएगा? 10 से 20 हो गया, और विदाउट द पावर 20 से 40 हो गया। देन कम टू द 107. Which of the new labor code introduced provision and social security fund especially for the gig worker platform for the first
टाइम। तो यस, जो हमारा कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसने हमारा किया गया है कि गिग वर्कर इनके लिए भी हम वेलफेयर प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको पता है सोशल सिक्योरिटी फंड है जिसमें हमारे उबर, जोमेटो, जिनके जो एग्रीगेटर है वो हमारा 1 to 2% के बीच में जो उनका टर्नओवर होता है उसमें हमें यहाँ पर सबमिट करते हैं, और 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। Worker X resigned after the completing 4 years 7 months continuous service. Is X eligible for gratuity under the Payment of Gratuity Act? तो यस, याद रखना, अगर कोई चीज 6 मंथ से ज्यादा है तो वो एक पूरी ईयर मानी जाएगी। तो मतलब 4 ईयर 7 मंथ है तो वो क्या माना जाएगा, 5 ईयर माना जाएगा। तो यस, बिकॉज सर्विस एक्सीडिंग 6 मंथ इज राउंडेड टू द 1 ईयर। ओके, then come to the 109 question. If a company suffer a financial loss in a given accounting year, what percentage of body is legally obliged to pay to eligible employee? अगर आप फाइनेंशियल लॉस हो रहे हो तब भी आपको कितना देना पड़ेगा, 8.33% तो देना पड़ेगा। ठीक है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम बोनस आपका 8.33 और ₹100 विच एवर हाई मैंडेटरी है। आपके पास अलोकेबल सरप्लस हो या नहीं हो, इसलिए हमारा सेट ऑन सेट ऑफ का कंसेप्ट आया, अगर आपको पता हो तो। Then come to the 110. In a public utility service, worker give a strike notice on 1st January. Under the section 22 of the Industry Dispute Act, what is the earliest date they can legally go on strike? तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर सपोज करो उसने 1 जनवरी को नोटिस दिया है, ठीक है, यही कह रहा है, देन अब उसको सेक्शन 22 इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर वो कौन से को स्ट्राइक को जा सकता है। तो अगर आपको पता है 1 जनवरी है तो अब वो कब जा सकता है, 14 दिन के बाद। ठीक है। तो अब वो कर सकता है 15 जनवरी को। ठीक है। तो आपको पता है कि विद इन 14 डे गिवन नोटिस तो वो जा ही नहीं सकता, 14 डे जैसे ही हो जाएगा तब वो जा सकता है। और उसका कितना है, 6 वीक का टोटल टाइमिंग होता है। ठीक है। 6 वीक में आपका 2 वीक का तो उसको नोटिस दे दिया, 2 वीक में वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही 2 वीक का 14 डे कूलिंग ऑफ पीरियड एक्सपायर हो जाता है तब वो स्ट्राइक कमेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो यस, 15 जनवरी। Then come to the question 111. Under the Maternity Benefit Act, women undergoing the tuberculotomy operation मतलब नसबंदी entitled to leave with wage for period. तो कितने का, तो आपको पता है उसको हम 2 वीक का पीरियड देते हैं। ठीक है। तो सेक्शन 9 में बोला गया 2 वीक लीव मिलेगी इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ ट्यूबेटिक ऑपरेशन। जैसे उसका ऑपरेशन हुआ है उसे 2 वीक का लीव उसे दिया जाएगा। Then come to the question number 112. What is the penalty under the Industry Dispute Act for the workman who commits an illegal strike in public utility services? तो कौन कमिट करता है, अगर सपोज करो कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर अगर आपने इलीगल स्ट्राइक कर दी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो यस आपको कितना मिलेगा, 1 मंथ का आपका इम्प्रिजमेंट है एंड 50 रुपीज आपका फाइन है। तो ये कोई भी वर्कमैन है जिसने कंटिन्यूस उसको इलीगली स्ट्राइक करी है तो उसको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा। Then question number 113. Under the section 22 of the Minimum Wages Act 1948, an employer paying less than minimum wages can be punished with the imprisonment up to the। तो minimum wages के एक्ट के अंदर अगर आपने minimum wages हमारा कम दिया है तो उसे जो पनिश दिया जाएगा वो कब तक, कितने टाइम तक उसे इम्प्रिजमेंट मिलेगी, ये कहना चाह रहा है। तो यस, उसको 6 मंथ तक। ठीक है। कोई भी एम्प्लॉयर अगर लेस देन फिक्स मिनिमम रेट वेज दे रहा है तो उसे पनिशेबल है। इम्प्रिजमेंट अप टू मे एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन कितना है, 500 रुपीज और बोथ। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 114. Under the Trade Union Act 1926, for the amalgamation of 2 or more registered trade union, what percentage of total member of each union must vote? तो अब उन्होंने अमेलगेमेशन करना है, एक होता है चेंज करना है, ठीक है, कंपनी का, अब आपको मिलाना है तो कितना है, यस, एटलीस्ट 50% होना चाहिए मेंबर का ईच यूनियन। ठीक है। और 60% हमारा टोटल वेट इस प्रपोजल के फेवर में होना चाहिए। अगर इस तरीके से तो 50% होता है, हर दोनों यूनियन का 50-50% होना चाहिए। जैसे पूरा कंबाइन हो तो 60% के फेवर में आना चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 115. Under the section 2RR of the Industry Dispute Act 1947, definition of wage explicitly excluded from the following. तो इंडस्ट्री डिस्प्यूट के अंदर वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक्सक्लूडेड है, मतलब कौन सा इंक्लूड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो अगर हम बात करें, डीएल होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन और ट्रेवलिंग कंसेशन एंड बोथ बी एंड सी। तो याद रखना ट्रेवलिंग कंसेशन नहीं होता इसमें। ठीक है। तो हमारा जो वेज है उसमें बेसिक डीए, वैल्यू ऑफ हाउस, मेडिकल अटेंडेंस होता है, लेकिन बोनस, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन, ट्रैवलिंग कंसेशन, ग्रेचुटी, पेपर ऑफ टर्मिनेशन, ये चीज इसमें ऐड नहीं होती है। ठीक है।
Then come to the question number 116. Under the Employee State Insurance Act, standard sickness benefit is generally paid what percentage of average daily wages? तो अब इन्होंने क्या बोला कि कितना है, तो याद रखिएगा 70%, ठीक है। तो अगर कोई सिकनेस बेनिफिट है तो उसको कितना परसेंट डेली वेजेस का मिलेगा, 70% का मिलेगा। ओके, तो 70% ऑफ एवरेज डेली और मैक्सिमम 91 डे का 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड मिलता है। Then question 117. An adult worker in factory worked for 240 days in the previous year. How many days of annual leave with the wages has he earned under the Factory Act? ठीक है, तो अगर उसने सपोज करो 240 डेज काम किया हुआ है तो एनुअल लीव उसे कितना अर्न कर सकता है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला क्वेश्चन है। तो यस, वो कितना कर सकता है एनुअल लीव जो अर्न किया है फैक्ट्री एक्ट 12 डे, ठीक है। तो हमारा याद रखना कि देखो अडल्ट वर्जन की बात करो 20 दिन में एक आ रही है, अगर मैं आपको बात करूँ 20 दिन में एक, प्लीज कंफ्यूज मत होना, 20 दिन में एक आ रही है मतलब 240 दिन में कितनी हो गई हमारी, 20 हो गई, ठीक है। तो यस, अब वो 12 लीव अर्न कर सकता है, ठीक है। Then come to the question number 118. Under the Payment of Wages Act, before an employer can make a deduction for damage or loss, what mandatory procedure must be फॉल्ट? तो पेमेंट वेजेस में क्या कर दिया, डिडक्शन कर दिया, ठीक है। कैन मेक डिडक्शन डैमेज लॉस, तो क्या मैंडेटरी प्रोसीजर है, आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, मतलब डिडक्शन या डैमेज लॉस का रिकवर करने से पहले आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यस, एम्प्लॉयर को एक बार मौका देना चाहिए वर्कर की अपॉर्चुनिटी को सुनने का, ठीक है। तो डिडक्शन करने से पहले एक बार उसको अपॉर्चुनिटी देगा। तो सेक्शन 10A क्या कह रहा है कि required no deduction for damage loss shall be made until the employed person has been given an opportunity to of showing cause against the deduction. अब 119 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एस्टेब्लिशमेंट हैविंग अ ब्रांच इज मोर देन वन स्टेट। सपोज एक कंपनी है उसके अलग अलग स्टेट में ब्रांच है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी मानी जाएगी, तो याद रखना जहाँ पे मोर देन वन स्टेट आ जाए वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम कौन सी मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मानते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वन स्टेट हो गई या मेजर पोर्ट्स हो गए, माइंस हो गए, ऑयल फील्ड हो गए, रेलवे कंपनी हो गई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। तो अगर आपको पता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो, याद रखना अगर कहीं माइनर पोर्ट हो तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। Then come to the question number 120. Under the Industrial Relation Code 2020, the threshold for requiring prior government permission for the layoff, retrenchment, closure was increased establishment employee. तो पहले क्या था कि हमारा 100 जहाँ पे होता था तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, अब यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट को 300 वर्कर कर दिया, ठीक है। अगर 300 आपके वर्कर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो याद रखना कि ये बहुत बड़ा चेंज आया है जिसमें एम्प्लॉयर को क्या कर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2999 भी वर्कर है ना तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ले ऑफ करो, रिट्रेच करो या क्लोजर करो, ठीक है। तो ये हमारे थे 120 क्वेश्चन, आई होप आपके लिए बहुत वैलिड रहेंगे। प्लीज आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक है। तो ये हमारा आरआरबी वेलफेयर, ये हमने एनालिसिस किसके बेसिस पे किया, जो हमारे 2019, 2015, 2025 के पेपर आए हैं उसके बेसिस पे मैं आपके लिए बहुत ज्यादा उनसे रिलेटेड 120 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो रेलवे के टॉपिक पे मैं थोड़ा सा 20 क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, रेलवे का वर्किंग आवर्स क्या होता है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं करा दूंगी, ठीक है। अभी आपके पास 4 दिन है, प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो एंड आई होप आप अपना जो गोल है उसे आप अचीव कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। और आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ जिन लोगों को नीड है।